नमस्कार दोस्तों, एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ आज सीनियर कोलीग सुप्रतिम बैनर्जी है, परिवेश पांडे है। आज बात होगी दिल्ली की लिकर पॉलिसी की। आप भी सोच रहे होंगे रोज इस टॉपिक पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ नए फैक्ट्स लेकर आए हैं। दरअसल जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये उठ गया है कि जो शराब पॉलिसी है इसको कितने लोग चला रहे थे। ये 15 लोग जो एफआईआर में मेंशन्ड है, क्या ये शराब की नीति का निर्धारण कर रहे थे, उसको लागू करवा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, पैसा इधर से उधर हो रहा था। और पैसा, बनर्जी भाई यकीन मानिए, कुछ 2 4 5 हज़ार रुपये नहीं है, करोड़ों का मामला है। सुप्रतिम बैनर्जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। सुप्रतिम भाई, आज सिसोदिया जी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जो है वो, आप हंस पड़े तो मुझे लग रहा है कि आप ही बताइए मुझे। देखिए, मनीष सिसोदिया ने, मैं आप दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, और जब तक शायद आप ये वीडियो देखें तब तक आपको पता भी चल जाए। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये बताया है कि बीजेपी जो है उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। और बीजेपी ने एक शर्त ये भी रखी है कि अगर तुम पार्टी में चले आओगे तो हम तुम्हारे ऊपर जितने केस मुकदमे हैं वो सारे केस मुकदमे ख़त्म कर देंगे, खारिज कर देंगे। लेकिन अब ये ट्वीट, इसके बारे में खबर मैंने पढ़ी, मैंने ट्वीट नहीं देखी अभी तक, मैं ईमानदारी से बताऊं। मैंने खबर पढ़ी एक वेबसाइट पे। देखते ही मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या ऐसा वाकई बीजेपी ने कहा होगा। देखिए, पॉलिटिक्स में तो कुछ भी मुमकिन है। पॉलिटिक्स में क्या, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर हमने यही जाना और सीखा है। लेकिन मतलब ये टाइम नहीं है। बीजेपी अगर मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में या अपने पाले में लेना चाहेगी तो अब तो बीजेपी, जैसा सिसोदिया बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी बता रही है, उन पर तो दाग लग गया। और दाग लगाया किसने? सीबीआई का इस्तेमाल करा के बीजेपी ने लगवाया। तो जब बीजेपी ने आपको टेंटेड कर दिया, दागी पॉलिटिशियन बना दिया, तो दागी पॉलिटिशियन को ताज़ा ताज़ा जब दाग लगे हैं तो क्यों अपने पाले में लेंगे? तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और दूसरा, मैं ये भी सोचता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि अगर बीजेपी ने ऐसा कोई प्रपोजल दिया है और मनीष सिसोदिया जब पब्लिक फोरम में आकर उस बात का खुलासा कर रहे हैं, बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, तो उनको चाहिए कि पोल पूरी तरह खोल दे। वो ईमानदार पार्टी है। नहीं, ईमानदार हैं तो फिर बिल्कुल। सारी तो हाँ, चीजें तो वो बताएं। सारी चीज़ें बता दें और ये भी बता दें कि किस तरह का एडवांसमेंट हुआ। कोई तो व्यक्तिगत छुपाए क्यों गया है, क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, हो सकता है वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो सही वक्त कौन सा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे मन में बस एज अ सिटीजन कह लीजिए या एज अ जर्नलिस्ट कह लीजिए, एक जिज्ञासा है कि कैसे उनको अप्रोच किया गया। मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग भी ज़रूर जानना चाहते होंगे। सिसोदिया जी को ज़रूर वो बताना चाहिए तुरंत। मतलब इनको अगर बीजेपी ने किया है और सिसोदिया जी जैसा कह रहे हैं तो कर दे बेनकाब, क्या बुराई है? क्या बुराई है? परिवेश भाई, लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है। ये तो मैंने पढ़ा था कई जगह। ये तो इसलिए जारी होता है ताकि एयरपोर्ट से आरोपी भाग ना जाए, मतलब एयरपोर्ट को अलर्ट करने के लिए होता है। उन्होंने ट्वीट करके बोला भी कि मोदी जी आप हमें कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम तो ये, मतलब वो समझ ही नहीं पाए लुकआउट सर्कुलर और लुकआउट नोटिस होता क्या है। लुकआउट सर्कुलर और लुकआउट नोटिस दोनों सेम ही है। और उसमें ऐसा होता है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो भी आप बाहर जाने का आपका जो भी रास्ते है जहाँ भी है, उन सब अथॉरिटीज़ के पास आपकी रिपोर्ट चली जाती है कि देश से फरार ना हो पाए, भाग ना पाए, इनके नाम पे टिकट्स बुक हो रहे, जो भी हो रहे, इनके नाम से कुछ भी चीज़ हो रहा है तो तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत इंफॉर्मेशन सरकार के पास आए। तो ये सीबीआई, ईडी, बहुत सारी ऐसी अथॉरिटी हैं जिनके पास इसका, हाँ, वो होता है कि इनके पास अधिकार है, ये जारी कर सकती हैं केस के हिसाब से। अब इन्होंने बोला कि अब इन्हें ढूंढा नहीं जा रहा है, ये तो एक बता दिया गया है एजेंसियों के द्वारा कि आप भाग ना सके। ये भी संदिग्ध और कुछ बड़ा आपने कुछ क्राइम किया है या ऐसा लग रहा है कि और कुछ कर सकते हो, आप कुछ हेरा फेरी कर सकते हो, इसकी वजह से किया जाता है कि आपके कॉन्टैक्ट हैं। तो उन्होंने भी इससे भी अलग रूप देने की कोशिश की कहीं ना कहीं। तो आखिर ऐसी कोशिश क्यों की जा रही है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, एक कैरी एजेंसी हुआ है? मैं 3 दोस्तों का जिक्र करूंगा, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे। ये 3 दोस्त हैं जो एफआईआर कहती है सिसोदिया जी के दोस्त हैं। और इन्होंने ये जो पॉलिसी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा घालमेल किया। कई जो शराब के जो व्यवसायी थे उनसे सेटिंग करी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, और पैसे भी पकड़े। एक अकाउंट का मैं बनर्जी भाई डिस्कस करना चाहूँगा। एक पर्टिकुलर अकाउंट की यहाँ बात हो रही है। ये जो बात हो रही है वो हो रही है दिनेश अरोड़ा के बारे में। दिनेश अरोड़ा दरअसल इनकी एक कंपनी है। ये बताते हैं कि दिनेश अरोड़ा ने के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जो है वो आए हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, अब ऑब्वियसली इसमें कितना सच है। दरअसल दिनेश राधा इंडस्ट्रीज के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए स्थानांतरित हुए हैं। और ये जो दिनेश है वो इसके मालिक हैं, सिसोदिया की खासम खास हैं। जो अकाउंट नंबर है वो भी मेंशन्ड है। और ये यूको बैंक का अकाउंट है, और ये दिल्ली की इसकी शाखा है राजेंद्र प्लेस का। ये डिटेल सीबीआई ने एफआईआर में दी है। तो ये कैसे संभव है कि आप रिश्वत भी ले रहे हैं और वो बड़े एक नंबर में ले रहे हैं? बड़े यार, मतलब अजीब सा एक मतलब लग रहा है।
नहीं देखिए, रिश्वत के पैसे भी अगर काले पैसे होते हैं तो कभी ना कभी उसको वाइट करने की भी ज़रूरत होती है। तो किस सरकमस्टांसेस में ये रुपए दिए गए, उसके पीछे का मतलब, जिससे कहते हैं ना कि मद क्या दिखाया गया, किस हेड में, किस किस मद में वो पैसे दिए आप गए। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये बताइए कि अगर आप मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डालेंगे तो सरकार, आप इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करेंगे, सबसे पहले सरकार आपसे पूछेगी ना, भैया ये आया कहाँ से 1 करोड़ रुपए? बिल्कुल पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी। नहीं तो उसके लिए उनके पास कोई प्ली होगा। देखिए, अभी तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर में सीबीआई ने बातें दर्ज की हैं। अभी जब कोर्ट में ये केस ट्रायल के स्टेज पर आएगा तो इनके वकील भी तो अपनी बात रखेंगे, ये बताएंगे कि किस हेड में वो पैसा आया था। अगर वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री होगा, अगर कोर्ट उस जवाब से मुतमईन हो जाए तो ये बचेंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो वाकई रिश्वत का ही पैसा है और ये फर्जी कहानी सुना रहे हैं। आपने हजारों रिश्वत वाले केस ऐसे कवर किए होंगे जो पैसा लेते हैं, क्या वो डायरेक्ट जाके लेते हैं? पहले इसका जवाब दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं नहीं, डायरेक्ट तो देखिए कोई भी नहीं लेता। लेकिन ये भी सच है कि कई बार इंसान ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गलतियां भी कर जाता है ना। तो अगर गलतियां नहीं कर जाता तो इंसान पकड़ा भी नहीं जाता, तो इंसान पकड़े जाते हैं। और डायरेक्ट क्या, मैं तो, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, लोग तो सीसीटीवी कह रहा हूँ, खुफिया कैमरों में रिश्वत लेते हुए कई बार हमारे देश में पकड़े गए। और रुपए पैसा ऐसी चीज़ है ना कि मुझे कई बार लगता है कि इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। जब सामने हरे गुलाबी नोट पड़े हुए हों तो अच्छे से अच्छे इंसान का ईमान डोल सकता है। जैसे अर्पिता का हमने देखा, घर में ह्यूज अमाउंट मिला। कितने अर्पिता इस देश में हैं, हमारे पास तो एक आध उदाहरण अभी हाल का वो ताज़ा मामला है। उससे पहले झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल है ना, और फिर अभी भोपाल में आरटीओ जो है उसके यहाँ से बहुत रुपए बरामद हुए। तो रुपए पैसी चीज़। पीयूष गोयल, वो जो वहाँ के थे कन्नौज के, पीयूष, हाँ, पीयूष जैन जो इत्र कारोबारी। तो हाँ, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कोई भी एफआईआर अगर दर्ज होती है तो कोई भी एजेंसी जब एफआईआर दर्ज करती है तो एजेंसी इस बात से कन्विंस्ड होती है कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई अपराध जो है वो इस बात से कन्विंस होते हैं कि इन्होंने वो जुर्म किया है, और उस जुर्म के मुताबिक वो एफआईआर भी दर्ज करते हैं और एफआईआर में वो धाराएं भी मेंशन करते हैं कि किन किन धाराओं के तहत इन्होंने ये जुर्म किया है। लेकिन बैनर्जी भाई, थोड़ा बहुत तो आधार होता है ना एफआईआर में, थोड़ी कि जीरो सब कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे। आधार तो है। इसका मतलब पैसा आया है अकाउंट में। बिल्कुल, वो तो पैसा कौन सा आया है? सीबीआई बता रही है, अभी सीबीआई आगे बताएगी, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी तो सारे गैजेट्स बरामद किए हैं, अभी कुछ एक पेपर। और एक चीज और बड़ी अजीब सी लग रही है कि जब आपको पता है, ये तो केजरीवाल साहब बहुत पहले से कह रहे थे कि गिरफ्तार होने वाले हैं, तो ये सारे अकाउंट स्टेटमेंट या एक नंबर में अगर आपने पैसा फॉर एग्जांपल लिया है तो ये सब कुछ, ये तो तब तक तो फाइलें वाइलें तो सब इधर उधर कर दी जाती है, ये तो घर में कैसे पड़ी थी? नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि फाइलें इधर उधर कर दी जाती। अब मुझे नहीं पता, देखिए मैं तो नहीं कह सकता कि इन्होंने रिश्वत लिया है या नहीं। मैं भी नहीं कह रहा ये बात, लेकिन मैं तो एक जनरल कॉमन सेंस के सेंस में बात कर रहा हूँ कि आरोपी क्या कर सकता है। बिल्कुल, देखिए वो तो, आप तो रिश्वत तो खैर फिर भी मैं कहता हूँ कि ये माइल्डर फॉर्म ऑफ क्राइम है। इंसान मर्डर करता है तो अपने लेवल पे बड़ा कोशिश करता है कि वो सबूत छिपा ले और तमाम कोशिश करता है। आपने देखा होगा, खून के धब्बे धुल देता है, कहीं सीमेंट लगा देता है, उसके ऊपर फूल के गमले रख देता है, फिर भी पकड़े जाते हैं। तो इस तरह की कोशिश, अगर इन्होंने रिश्वत ली है तो इन्होंने कोशिश की भी होगी, लेकिन कोशिश करने के बावजूद कुछ चीज़ें बची रह गई, और जब बची रह गई तो उन सिरों से जब इन्वेस्टिगेशन होगा, आगे जब बात चलेगी तो। लेकिन आज की सेंस में जब डिजिटल युग है, परिवेश, कोई रिश्वत देने, जो मुझे भी कई लोगों ने बताया कि भैया डायरेक्ट रिश्वत कोई नहीं पकड़ता, किसी का आदमी कोई रिश्वत पकड़ता है, किसी के मार्फत जाती है और किसी के मार्फत उस आदमी तक पहुंच जाती है जिसको रिश्वत देनी होती है। और अब मान लीजिए 50 करोड़ रुपए है तो वो घर में थोड़ी 50 करोड़ कैश रखेगा, नहीं तो कभी ऐसी रेड पड़ जाएगी। वो अपने जानकारों के, हम, आपने सवाल तो उनसे पूछा, जवाब वो देंगे। मैं बस बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ, मीडिएटर तो इसमें है। सीबीआई की जो कहानी है उसके मुताबिक ये दोस्त जो हैं और दोस्त के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको मीडिएटर की तरह ही सीबीआई ट्रीट कर रही है और बता रही है कि इन्हीं लोगों का रोल। तो फिर पैसा तो वो, ये कैसे कोई गारंटी है कि उनके घर से मिलेगा पैसा? मान लीजिए सिसोदिया जी ने किसी अपने जानकार के यहाँ रखवा दिया। मैं कह तो रहा हूँ कि हो सकता है। देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता रिश्वतखोरी हुई या नहीं, क्योंकि मैं मुझे तो भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए सीबीआई की कहानी पर भी हम यकीन कर लेते हैं तो भी हो सकता है रुपए घर में भी हो। भाई, हर आदमी जो गलती करता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, मर्डर करता है, उसको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सबूत नहीं मिलेंगे, मेरे घर तक तो नहीं पहुंचेगी। अच्छा। या जब तक आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है रुपए छुपाना कोई मजाक है? मजाक नहीं है, लेकिन रुपए घर में रखना भी मजाक नहीं है, लेकिन आदमी रखता है। मैं बता तो रहा हूँ। अब किसको देगा? किसी अपने दोस्त जानकार। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। आप दोस्त या जानकार को देना मतलब अपने राज और लोगों के सामने खोल देना। आप समझो
तो इसीलिए लोगों के बिस्तर के नीचे से रुपए बरामद होते हैं, दीवारों के अंदर बरामद होते हैं। हाँ, शीशा लगा है बाथरूम में, उस शीशा हटाओ, पता चला नोट गिर रहे हैं। वो एक हमने देखा था, वो पाइप सा था, उसके अंदर भी रुपए हाँ, थे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ये कोई पहली बार या कोई अनोखी चीज नहीं हो रही है। अगर ये रिश्वत के रुपए हैं और बरामद हो रहे हैं तो ये बहुत नेचुरल है। रिश्वत ऐसी ही रखी छिपाई जाती है, कुछ कुछ कहीं छिपा दिया होगा, कुछ बचे रह गए। अब अनिल देशमुख के ऊपर जब इल्ज़ाम लगा था 100 करोड़ की धांधली का कि जो 100 करोड़ का कलेक्शन कर रही है, उसमें भी मीडिएटर थे, बताया जा रहा था कि मीडिएटर थे खुद वो पुलिस कांस्टेबल से लेके अच्छे खासे लोग, जो कि मतलब समझिए 10 बार वालों से पैसा लेना है तो उस एरिया का एक बार का जो संगठन का अध्यक्ष है, जो भी जिसको भी चुन के रखा है, वो कलेक्ट करके पैसे देगा। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव पैसे चल रहे थे और वो पैसे मार्केट में ही यूज़ हो रहे थे। ऐसा नहीं कि हर जगह आप पैसे तो हो गए, मतलब आप 100 करोड़ आप घर पे कैसे रखोगे, तो उसको मार्केट में ही ये यूज़ कर रहे थे। एफआईआर पर ही पहले विश्वास कर लेते हैं। तो एक अकाउंट का मैंने आपको डिटेल दे दी, दूसरे अकाउंट की भी आपको डिटेल देता हूं। एक कोई रामचंद्र पिल्लई है, ये कभी हैदराबाद बेस्ड होते थे, अब ये शराब का ठेका चलाते हैं और इनके मार्फत पैसे पकड़े गए हैं। इन्होंने जो है पैसे लिए हैं समीर से, और समीर से जो इन्होंने पैसे लिए वो लिए हैं, जो एक और नाम सामने आ रहा है, जो बड़ा मतलब जो दिल्ली सरकार कवर करते हैं, जो दिल्ली सरकार को जानते हैं, वो काफ़ी उस नाम से वाकिफ है, वो है विजय नायर। विजय नायर मुंबई में कभी अपनी इवेंट कंपनी चलाते थे, लेकिन अब सरकार के खासम खास है। और जो डील हुई है इसमें भी ये दिखा रहे हैं कि जो पिल्लई है, उन्होंने जो पैसे लिए समीर से वो विजय के मार्फत लिए हैं। तो विजय नायर का जो इसमें पूरा रोल सामने आ रहा है, और 3 दोस्तों का रोल सामने आ रहा है, कुछ शराब कारोबारियों का रोल सामने आ रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, बहुत संगीन इल्ज़ाम है। मैं न तो क्लीन चिट देने की हालत में हूँ और न मैं ये कहने की हालत में हूँ कि नहीं जी इन्होंने बिल्कुल घोटाला किया। वैसे भी एजेंसी कोई मीडिया को आगे तो ज़्यादा जानकारी देगी नहीं, और जो चोर है वो भी नहीं देगा, और जो जिसने चोरी करी है और जिसने इल्ज़ाम लगाया वो भी एक लिमिट तक ही देगा। बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा जंप भी नहीं करना चाहिए चिराग, कि हमें जो जानकारियाँ मिल रही है, हमारा फ़र्ज़ पत्रकार होने के नाते यही है कि हम वो सारी चीज़ें दर्शकों को जस का तस बताते रहें। अपनी तरफ से हम ये ना कहें कि सिसोदिया एंड कंपनी ने कोई गड़बड़ी की है या नहीं की है, ना तो हम क्लीन चिट दें और नहीं हम उनको दोषी मैं तो एफआईआर के बेस लेकिन पे हूँ। एफआईआर की अगर हम बात करें तो प्राइमा फेसाई एफआईआर को पढ़कर लगता है कि हाँ घोटाला हुआ है, रुपयों की हेराफेरी हुई है। और देखिए, कई बार लोग ये कहते हैं ना कि पॉलिटिकल टूल की तरह सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मान लेता हूं चले किया जा रहा है, लेकिन कल को सीबीआई को अदालत में ये बातें जो ये एफआईआर में दर्ज है, ये बातें साबित करनी होंगी। अगर अदालत में वो बातें साबित नहीं कर पाएंगे तो ये जरूर है कि सीबीआई के अफसर को फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन अदालत फटकारेगी तो जरूर फटकारेगी। और उसी समय Credibility पे सवाल उठेगा बाद में उनके प्रमोशन पे कि इन्होंने उस टाइम पे एज अ सरकार के टूल की तरह काम किया था, तो आने वाली सरकार और बाकी की भी जो चीज़ें हैं वो बड़ा इफेक्ट होगा उनके लिए। तो कुल मिलाकर अदालत जो है, अदालत में इनकी अकाउंटेबिलिटी है। जो चीज़ें ये लिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया और इन्होंने लिख दिया। एक पल को मान भी लेते हैं कि बीजेपी के प्रेशर में इन्होंने ये एफआईआर दर्ज किया, लेकिन बीजेपी दलील तो नहीं देगी ना अदालत में। जब ये कोर्ट में ट्रायल के स्टेज पर आएगा तो सीबीआई ने जो बातें एफआईआर में लिखी उन बातों को साबित करना होगा। और आपको लगता है, आपके अपने इतना बड़ा करियर है, कि कोई आईपीएस ऑफिसर या मान लीजिए चीफ, चलिए आपको जानता है, आप सरकार की मान रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, क्या हर अधिकारी पर आप प्रेशर बना देंगे और हर अधिकारी आपकी रट्टू तोते की तरह बात मानता चले जाएगा? कोई तो एक आध होगा सिस्टम के खिलाफ जाएगा, नहीं जी मैं गलत बात नहीं लिखूंगा जी, या मैं कोर्ट में सच बताऊंगा जी। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे अफसर अड़ जाते हैं, वो ट्रांसफर भी हो जाते हैं। अब देखिए, उसमें भी कई तरह की चीज़ें हैं। कुछ ऐसे अड़ते हैं जो कहते हैं न तो करूंगा और न करने दूंगा, अब मैं बवाल करूंगा। तो फिर उनको पंजाबी में एक लफ्ज़ है खुड्डे लाइन लगाना, तो उनको दिल्ली के लोग तो बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि पंजाबी यहाँ बोली जाती है, तो खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। कई ऐसे होते हैं जिनको खुड्डे लाइन लगाने के साथ साथ जो है वो पनिश भी करती है सरकार, क्योंकि वो शोर ज़्यादा मचाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो चुपचाप से अपनी जैसे कहते हैं ना कि पतली गली पकड़ ली और निकल लिया कि भैया हमें इस लफड़े में नहीं कोर्ट भी चले जाते हैं। कई लोग कोर्ट भी चले जाते हैं। तो तरह तरह के ऑफिसर्स होते हैं। और बिल्कुल आपका ये कहना सही है कि ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल ब्रास जिसे कहते हैं ना, जो बड़े अफसर हैं और जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए हैं, वो जो देश चला रहे हैं या राज्य चला रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो आईएएस आईपीएस हैं उनके ऊपर तो होता ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली चुने हुए प्रतिनिधि वही हैं। लेकिन ये भी सही है कि आईएएस और आईपीएस हमारे देश में सारे आईएएस आईपीएस इतने दब्बू नहीं हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर कुछ भी उनसे करा ले और वो करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कह लेना बहुत आसान होता है, रट्टू तो होता लोगों के है। लिए तो देखिए, पॉलिटिकल लोगों का तो खैर वो काम है, मैं तो ये भी कहूँगा कि वो उनका प्रोफेशन है। और ये हम
जनता को ये तय करना है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है किस किस आरोप पर हम कितना एतबार करें और किस पर नहीं करें। इस तरह के आरोप ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष लगा रहा है, सारी पार्टियां लगाती हैं, सारी पार्टियां। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए, जो बैनर्जी भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, कि क्या वाकई ऐसा संभव है कि ये सब बातें बोलना कि रट्टू तोता है, या ये सीबीआई दबाव में रहेगी, या सारे अफसर दबाव में रहेंगे, या बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं था, एमी हवा में एफआईआर, क्या हवा में एफआईआर? एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जब भी कोई बड़ा आदमी फंसता है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो तुरंत वो आदमी ये बोलता है कि मुझे तो राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया, और दूसरा फंसने के बाद अभी तबीयत किसी की खराब नहीं है, जैसे ही बंदा गिरफ्तार हुआ वो फिर तुरंत व्हील चेयर पे आ जाता है, भयानक सीने में दर्द शुरू हो जाता है ना, 5 डॉक्टरों की टीम देखने लगती है, बंदा जेल नहीं जाता, हॉस्पिटल में ही उसको कन्फाइन करके रखा जाता है, और वो हॉस्पिटल से ही जो है अपनी बाकी चीज़ें जब तक हो सकता है रेसिस्ट करता रहता है। तो हम लोग भी, मैं तो कहूँगा कि बचपन से देख देख कर हम पक गए हैं कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, हमारे देश में सारे पॉलिटिकल लोग बहुत लेकिन ईमानदार ये हैं, बताइए, और जिसको भी फंसाया जाता है वो राजनीतिक द्वेष के वजह से। एक मैं इससे यही हमने सुना है। एक इससे उलट परिस्थिति ले आता हूं। मान लीजिए कि इसमें सिसोदिया इन्वॉल्व नहीं है और गलत एफआईआर दर्ज हुई है, तो फिर क्या होना चाहिए एजेंसी का? फिर तो आपने बदनाम किया ना एक पार्टी को, तोड़ने के। बिल्कुल बदनाम किया गया, और इन्हें ही प्रॉफिट मिलेगा, आप पार्टी को इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और अभी देखिए एक और सिनेरियो खड़ा हो रहा है कि बहुत सारे लोग गुजरात से, इनके आपके लीडर ट्वीट कर रहे हैं कि राजपूत समाज, राजपूत के नौजवान इनके साथ खड़े हैं, एक राजपूत को फंसाया जा रहा है। अब यहाँ सब चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, इलेक्शन है गुजरात में, तो सब क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि भैया एजेंसी अगर गलत किसी को अरेस्ट कर रही है तो उसको जाकर उल्टा टांग दे कोर्ट? क्या ऐसा प्रावधान है? क्या हुआ होता है ऐसा प्रैक्टिकली? नहीं टांग तो नहीं देगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उस यार आपने किसी आदमी की पूरी यहाँ पर मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए ये ना जो विक्टिम है उसमें कितना फाइट करने का जज्बा होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सीबीआई पर कल को मान लीजिए ये बाइज्जत बरी हो गए, इसके बाद इन्होंने मानहानि का मुकदमा किया, और मानहानि का मुकदमा अगर कोर्ट में एडमिट हो गया, कोर्ट ने माना कि हाँ वाकई बदनीयती से किया गया, सिर्फ गलत की बात नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, मेलाफाइड इंटेंशन है, ये पता चलता है, तो उसके बाद कोर्ट मुआवजे के लिए कहेगी, कोर्ट मुआवजा देगा, तो सीबीआई के किसी अफसर से तो मुआवजा नहीं होगा, लेकिन सरकार को वो मुआवजा देना पड़ेगा मनीष सिसोदिया को, और फिर जिसे कहते हैं कि उनकी शान और बढ़ेगी, मनीष सिसोदिया की इज्जत और बढ़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सोना भी जो है वो तप कर जो है वो निखरता है। तो अगर मनीष सिसोदिया वाकई सोना है जैसा वो बता रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो कोर्ट में इनके पास विकल्प खुला है। अरे सीबीआई ने ही तो केस दर्ज किया है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में मुकदमा लड़िए और बेदाग होकर आइए, और उसके बाद मुआवजा भी लीजिए, इज्जत भी पाइए। और ये तो खुद आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको कोर्ट में विश्वास है, वो कहती है। लेकिन मैं कई बार ये भी सुनता हूँ कई नेताओं के दबे कि जी कोर्ट भी इनके अंडर ही होती है जी, इन्फ्लुएंस वो कर देते हैं जी, ये सब मैनेज है, सब मैनेज। तो वही बात है, ये तो बीजेपी की सरकार है, सब मैनेज है जी, ऊपर से लेकर नीचे ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात है, इन चीज़ों का कोई हल नहीं है। ये जब जब सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, बाकी पार्टियां इस तरह की बातें करती हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ऐसा बोल रही है, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं है, सारी पार्टियां बोलती रहती है। तो एक दूसरे पर आरोप लगाना यही तो पॉलिटिकल नौटंकी कह लो या गिमिक कह लो है। एक और बात करते हैं, अर्जुन नाम का एक शख्स है जो खासम खास है मनीष सिसोदिया का, विजय नायर की मार्फत समीर महेंद्रू ने 2 से 4 करोड़ रुपए पैसे दिए, ये भी आरोप लगा, बड़ा गंभीर आरोप है। और हर जगह जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है विजय नायर का नाम शामिल। या आखिर विजय नायर कौन है? मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। ये अपनी मुंबई में एक कंपनी चलाते थे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ओनली मच लाउडर के नाम से, जिसमें पूर्व सीईओ हैं ये। और ये सरकार में जो दिल्ली सरकार लोग कवर करते हैं वो खास बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े बहुत क्लोज हैं कई नेताओं के, और ये बड़े एक दूसरी भाषा में लाइजनर्स भी बोला जाता है कि भाई एक तरह से सरकार की वो कर रहे हैं। तो ऐसे में अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके ऊपर डीलिंग कर रहे थे। ये जो अकाउंट की स्पेसिफिकेशन में सीबीआई गई है एफआईआर में, इसको किस तरह से देखते हैं बनर्जी भाई? क्योंकि इसमें एक ने लिख दिया 1 करोड़ ट्रांसफर हुआ, अकाउंट नंबर दे दिया, एक में लिख दिया 2 से 4 करोड़ रुपए आए, तो कुछ ना कुछ तो आधार होगा। हवा में वही तीर चलाए जा रहे हो? नहीं, हवा में तीर नहीं चलाया जाता, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसमें हमारे सारे प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं। सीबीआई में सारे पुलिस वाले सीबीआई नहीं जाते, सीबीआई के लिए अलग से उनको स्क्रूटनी करके छांट कर क्रीम जो होते हैं ऑफिसर्स उनको लिया जाता है, और जो इस तरह के नेशनल एजेंसी से चाहे एनआईए हो जो हो, उनमें कुछ सलाहियत खास होती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे रहे हैं और कुछ भी दिखा दे रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सीबीआई को अदालत में सारी बातें साबित करनी होंगी, और सीबीआई के जो भी ऑफिसर्स ने एफआईआर दर्ज की है, जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगे। आज नहीं तो कल कोर्ट में उनको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। तो इसलिए हम
ऐसा कतई नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो फर्जी बातें हैं, झूठी FIR है, ऐसा कुछ नहीं। एक सनी मारवा का भी नाम सामने आ रहा है। इन्होंने ये बताया कि सनी को भी एक शख्स डील कर रहा था, इसने भी काफ़ी जो है वो प्रॉफिट सरकार को पहुंचाया। जो 4 ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया के अलावा जो और 3 और ऑफिसर्स हैं जो एक्साइज से जुड़े हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। आरव गोपी कृष्ण, जो कि आबकारी आयुक्त तब के थे, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त है आनंद तिवारी, और सहायक आबकारी आयुक्त है पंकज भटनागर। ये बताते हैं 4 लोगों ने मिलकर, 3 दोस्तों ने मिलकर, 7 कुछ लाइजर्स ने मिलकर और कुछ शराब व्यवसायियों ने मिलकर ये पूरा कॉकस बनाया, जिनमें 15 लोग अभी तक सीबीआई कहती है ये शामिल हैं, जिन्होंने पूरा ये फर्जीवाड़ा किया है। अब बैनर्जी भाई, ये तमाम जो बातें आ रही है, कल मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर कोई इतना, जैसे हम इस बात पर भी डिबेट कर रहे थे कि पैसा कोई अगर लेता है, वो आप सही है कि पैसा किसको दे, इतना सारा ह्यूज अमाउंट, लेकिन ये भी बहुत सच है कि आजकल जो मंत्री हैं, जो डिजिटल युग है, ऐसे में परिवेश, क्या ये बहुत आसान है कि आप जाकर सीधा डायरेक्ट डीलिंग करें, हाँ जी ठीक है 2 करोड़ रुपए अकाउंट में डालो? क्या ये पॉसिबल है? उसको डर रहता है, आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, आपके दिमाग में डर है कि यार कल को मुझे स्टिंग ऑपरेशन हो जाए, मुझे फंसा दिया जाए, मुझे 50 चीजें किया जाए, तो रिश्वत, ये तो बात बहुत क्लियर कट है कि किसी के मार्फत ली जाती है। बिल्कुल सही बात बोला आपने, और ये सर ने बहुत पहले क्लियर भी कर दिया था कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा होशियारी के चक्कर में कभी ना कुछ गलती कर देते हैं। अब इन्हें लगा होगा कि हमारा कोकस इतना बड़ा है, हमारी चेन इतनी बड़ी है कि हमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने अपना, देखिए ना, 10 जन का नाम है, मतलब कहाँ से इन्वेस्टिगेशन कितनी ज़रूरी है, किसके अकाउंट से किसको पैसा गया, फिर उन्होंने कितना ट्रांसफ़र किया, मतलब 10 करोड़ आया तो एक साथ 10 करोड़ पूरे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, 1 करोड़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 50 लाख ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो धीरे धीरे छोटा अमाउंट करके इन्होंने एक सर्कल बनाया, मतलब जैसा सीबीआई बताना चाह रही है कि हाँ, चिराग, कि ये जो भी अमाउंट सामने अभी दिख रहा है आपको, क्या आपको लगता है कि अगर घोटाला हुआ है तो क्या वाकई ये, आपने अब तक जितना भी बोला होगा, मैं सबको अगर एक साथ 3 करोड़, 3-4 करोड़, 5 करोड़, तो क्या 5 करोड़ का घोटाला है? 5 करोड़ तो लोग फूंक देते हैं आज के ज़माने में। मेट्रोपॉलिटन में जितने बड़े लेवल का ये खेल बताया जा रहा है, 5 करोड़ तो मजाक है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए घोटाला अगर है तो कहीं बहुत बड़ा है, और ये 5 करोड़ तो समझ लीजिए कि ये वो पैसे होंगे जो गलती से रख के भूल गए होंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। और ये जैसे बात जो हो रही है कि पैसा अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेगा कोई आदमी अगर मैं रिश्वत ले रहा हूँ आपसे, तो नहीं, तो वो रिश्वत बोल के थोड़ी ट्रांसफर हो रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अभी इनके पास विकल्प तो है, ये अदालत में साबित करेंगे कि किस मद में पैसे लिए थे। अगर बता पाएंगे ठीक है, नहीं तो जाएंगे। चलिए, अगर मान लीजिए सारा पैसा जो लिया भी हो और वो इन्होंने अपने दोस्तों के ठिकाने पर लगा जाए, सीबीआई आएगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर तो मुकदमा नल एंड वॉइड, ये सही, ये जीत जाएंगे और ये कहेंगे देखो जी हमें फंसा रहे थे। नहीं, देखिए, बात सिर्फ कैश बरामदगी से नहीं है, और बहुत सारे आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स होते हैं, मनी चेन होता है, ट्रेल होता है। मान लीजिए कैश नहीं मिला, लेकिन अचानक आपने देखा कि किसी की प्रॉपर्टी में कई गुना इजाफा हुआ। जैसे आप, वो कैसे पता लगेगा बैनर्जी भाई? वो तो आपको अकाउंट कैसे पता चलेगा कि आपने फलाना प्रॉपर्टी ले रखी है? कल मैंने इस बारे में डिस्कस किया एक आदमी से, बेनामी संपत्ति हो हाँ, तो भी पकड़ी जाती है ना। कैसे? वो तो कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो पकड़ी जाएगी ना। मान ली आप, मैं क्यों नहीं जाएगा? समझे नहीं। इन्वेस्टिगेशन हो ही इसीलिए रहा है। जैसे चिराग गोठी की बेनामी प्रॉपर्टी है, वो चिराग गोठी के नाम पे नहीं है, वो मान लीजिए प्रिवेश जी के नाम पे है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो प्रिवेश जी से पूछताछ होगी, और इस तरह की पहुंचेगी कैसे पुलिस? पुलिस तो यहीं पहुंच के वो मना कर देंगे। कैसे क्या पहुंचेगी? बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में क्लू मिलते हैं, कोई टिप ऑफ मिलता है, आपको पता है, मुखबिर होते हैं, बहुत सारी चीजें होता है कि नहीं भी मिलता है। नहीं भी मिलता है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पकड़े ही जाएंगे, सब खुल गया, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पकड़े जाएंगे, रिकवरी नहीं होगी, फिर सजा कैसे होगी? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जब रिकवरी नहीं है आपके पास, देखिए, दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप नहीं पकड़े जाएंगे, सजा कैसे होगी बोल के आप मुझ पर दबाव बना रहे हैं चिराग भाई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पकड़े जाएंगे, सजा होगी, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है। तो लेट्स, मैं इसलिए इस सेंस में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल आरोपी बड़ा स्मार्ट होता है। वो इस तरह की जो अगर कोई पैसा ले रहा है तो ना तो अकाउंट में डलवा रहा है, अपने किसी दोस्त के यहाँ देता है, कैश वहां देता है, प्रॉपर्टी बेनामी लेता है, और उस दोस्त को भी पता होता है कि भैया फंसा जाएगा तो आगे। जितने आरोपी स्मार्ट हो, इसी दौर में तो अर्पिता, इसी दौर में तो पूजा सिंघल, इसी दौर में तो भोपाल का RTO, इसी दौर में सुकेश चंद्रशेखर, है ना। अब तो जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम आ गया ईडी की चार्जशीट। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सच? बिल्कुल, हम बिल्कुल सच निकलेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं निकलेगा, हमें इंतजार करना चाहिए। चलिए, इसका दूसरा एक पक्ष ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ हो ही ना, जो प्रॉपर्टी जब रिश्वत ही नहीं ली तो प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदेगा कोई आदमी? नहीं, तो कुछ नहीं हो तो मैं तो कह रहा हूँ, इस पर भी हमने चर्चा की, वो बेदाग बचेंगे और उनका कद और बड़ा होगा। हाँ,
अगर ये ईमानदार हैं, जैसा वो बता रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम मानते हैं चलिए कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि किसी भी आदमी को हम तब तक जो है बेईमान नहीं कह सकते जब तक वो पकड़े न जाए। और पकड़े न जाए मतलब जब तक उसको कोर्ट कन्विक्ट न कर दे। सीबीआई ने तो कहा जरूर है, लेकिन हमें कोई हक नहीं है कि लेकिन हम। आपका इतना लंबा अनुभव है, जो इतने स्पेसिफिक्स में सीबीआई गई है, तो आप अगर परसेंटेज में बात करूं, या आप कहेंगे ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल तो है। हाँ, कि अगर परसेंटेज में बात करूं कि भैया 1% आपके खिलाफ है, 2% आपके बस खिलाफ मैं है, इसको एक मुहावरे से कहना चाहूंगा कि जहां धुआं होता है वहां कहीं ना कहीं आग भी जरूर होती है। मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए सीबीआई अपना नाम नहीं खराब करना चाहिए। नहीं कि देखिए आपने मनीष सिसोदिया को दोषी करार दिया। देखिए देखिए देखिए, अगर मैं कहना चाहता हूं कि धुआं आपने बोल दिया, धुआं और आग। नहीं तो धुआं आग तो क्या ये मजाक थोड़ी है, ये कपोल कल्पित कहानी है जो सीबीआई की एफआईआर आप लेकर बैठे हैं। रुपए के ट्रांसफर की जो बात है, 15 लोगों, क्यों 15 लोगों को बनाया, 50 लोगों को क्यों नहीं बनाया? वो पॉलिटिकल आदमी है, न जाने कितने लोगों को जानते हैं। तो कुछ तो बात होगी, अगर किसी को आरोपी बनाया गया है, एफआईआर में अगर कुछ बातें लिखी गई हैं, तब वही बात है। ऐसे बिना बिना तगड़े टिप ऑफ के तो काम तो नहीं करती, या तो ईडी को लगा देते इनके पीछे। जब सीबीआई जैसी कोई भी एजेंसी, बड़ी एजेंसी किसी के पीछे लगती है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही आउटकम आता है। 1-2% ही ऐसे केस होंगे जिसमें आरुषि केस है जिसमें उल्टा हो गया था पूरी। आरुषि हो गया, सुशांत हो गया, जो मतलब मैं बता रहा हूँ केस में इसलिए उल्टा हो गया क्योंकि वहां बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट किया गया और सीन ऑफ क्राइम को सिंस वेरी फर्स्ट डे छेड़ दिया गया। और मैं तो कहूंगा, देखिए आप अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये किसी लॉयर के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है कि वो अपने मुवक्किल को बचा कर ले गया, लेकिन ये भी सच है कि लॉयर्स कई बार अपने मुवक्किल को बचाने के चक्कर में जो केस की ओरिजिनलिटी होती है उसका भी कबाड़ा कर देते हैं। अब कैसे कबाड़ा कर देते हैं? लॉयर की इसमें इस रूप में कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई सबूत तो प्लांट नहीं किए, लेकिन जैसे ही दो तरह के थ्योरीज सामने आ जाते हैं वहां बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। और हमारा लॉ का जो मेन परिपाटी है, जो अवधारणा है, वो इसी बात पर टिका हुआ है। आपको आप पता भी है। यही हैं, मैं भी यही हूँ। सुशांत वाले केस में सीबीआई ने अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं दी है। एक मिनट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आरुषि केस में उन्होंने कहा था कि ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं, हम क्लोजिंग रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे इन सर्कमस्टांसेस अब कोर्ट डिसाइड करे कि आपको क्या करना है। तो सीबीआई थी, तो उन्होंने सीबीआई ने तो फाइल कर ही दिया था, कोर्ट ने डिसाइड किया और डिसाइड करने के बाद बोला कि फिर से आप इसी पर चार्जशीट। लेकिन सीबीआई ने नहीं किया। लेकिन सीबीआई ने कोई आउटकम फाइनल ओपिनियन नहीं दिया। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, देखिए सीबीआई भी कोई ना तो भगवान है ना कोई जादू की छड़ी है। फिर तो आप नहीं तो कुछ केसेस तो ऐसे हो ही सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाली के बारे में ये केस ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपको क्यों लगता नहीं हो सकता है, चांसेस बिल्कुल हो सकता है। मैं तभी तो बार बार कह रहा हूं कि कल को जब ये बात साबित हो जाएगी तो फिर आप धुआं और आग वाली बात क्यों बोल रहे हो? भाई तो वही बात हो गई। भाई तो कुछ तो देखिए, दोष साबित नहीं हुआ इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई बिल्कुल ही ईमानदार हो। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो वो बिल्कुल चोर ही है या घोटालेबाजी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो कहने का मतलब सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी है, लेट कोर्ट डिसाइड। देखिए अभी हम इन चीज़ों पर चर्चा तो कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा जोर देकर, लेकिन हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि वो कोई चोर है, बेईमान है या कोई बिल्कुल ही ईमानदार लेकिन है। लेकिन ये भी बात सच है कि किसी की जो इमेज है उसको टार्निश नहीं करना चाहिए जिस तरह से करने की, अगर वो दोषी नहीं है तो। लेकिन पॉलिटिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई, बिल्कुल आपका कहना। और आप पे जब आरोप लग रहे हैं तो आपको आरोप के जब अभी इनके ऊपर इतने, अभी इन्होंने आज बोला कि मुझे फोन आए, मैसेज आए, आज कर देते, दिखा देते, मैसेज दिखा देते, कितना। व्यूअर्स, आपका क्या मानना है? क्या वाकई मैसेज दिखाना चाहिए? जो ईमानदार पार्टी है उसको बताना चाहिए कि किसका फोन आया, क्यों फोन आया? अगर किया तो पार्टी तोड़ने की अगर कोशिश हो रही तो वो आखिर वो लोग कौन है? एक पार्टी में सारे लोग ईमानदार भी नहीं हो सकते और एक पार्टी में सारे लोग चोर भी नहीं हो सकते। अब मैं जाते जाते एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि ये बोला जा रहा है कि इन्हें अपने पार्टी में बुलाया जाए। ईडी का केस तो प्रताप सरनाइक इन सब पे हुआ था, जो अभी शिंदे के खेमे में हैं और बीजेपी के साथ अलायंस में। अब वो धीरे धीरे कहाँ गया, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसे क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ईडी भी कंट्रोल में रहती है? कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा होता है, जो लोग सवाल तो खड़ा करेंगे हम लोग, हमारा काम है। ये आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक बात बोल दूं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि हम कोई पर्टिकुलर किसी के बारे में कोई ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिससे उसकी इमेज टार्निश हो। हम सिर्फ जो फैक्ट्स हैं, जो एफआईआर आई है उसके बेसिस पर हम लोग अपने विचार। एक और भी बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप भाई सही बात समाप्त कर रहे थे। दूसरा ये कि अगर मैं किसी एक पक्ष की बात न करूं
कुछ देर के लिए, या वो किसी एक पक्ष के लिए बात ना करे, तो फिर डिस्कशन भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हो सकता है कि हम एक दूसरे की बातों को कंट्राडिक्ट करते हुए आपको सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि न तो मैं सीबीआई की एफआईआर से पूरी तरह कन्विंस्ड हूं, न इस बात से कन्विंस्ड हूं कि वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं। जो भी कन्विंस होना है वो अदालत के फैसले के बाद ही कन्विंस होंगे सारे लोग। और हमारी तो बल्कि ये राय है हमारे दर्शकों से कि आप भी फौरन जो है किसी नतीजे पर ना पहुंचे, आप इंतजार कीजिए अदालत क्या फैसला करती है, इसे देखिए और उसके बाद तय कीजिए कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह है। एंड में लोग भी ये कहेंगे ना कि अदालत जो है वो भी बिकी हुई है, ये भी बिकी हुई है, तमाम आरोप लगते हैं। इसका तो कोई अर्थ नहीं, अगर आप हर किसी को एक ही ऊपर वाले से भी है, अदालत क्या चीज है। अगर आप सही बात किसी को एक ही है। प्यार चलिए, से वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।